नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी के सबसे कह सकते हैं तूफानी और आखिरी 16 सालों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी, मतलब 1931 से लेकर 1947 तक का दौर। हाँ, ये वो दौर था जब उम्मीद, टकराव, कूटनीति और त्रासदी सब कुछ अपने चरम पर था। बिल्कुल। और इसे सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट की तरह देखना मुझे लगता है सही नहीं होगा। ये वो दौर था जब आधुनिक भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। हर फैसला, हर आंदोलन देश की नियति तय कर रहा था। सही कहा। और हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी महत्वपूर्ण किताबों में दिए गए तथ्य हैं, लेकिन हम तथ्यों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यही तो मिस्टर टीचर का उद्देश्य है कि पढ़ाई को बोझिल नहीं बल्कि रोचक बनाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 1931 से। लॉर्ड विलिंगडन भारत के वाइसरॉय बनकर आए। उस समय माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए हुए थे। तो उम्मीदें काफी थीं। हाँ, बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट गईं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो बुरी तरह से नाकाम रहा। क्यों? क्या हुआ था वहां? मुख्य मुद्दा था अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, खासकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन का जो सवाल था, उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। और भारत लौटते ही उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ, उन्हें करना पड़ा। सरकार ने दमन का चक्र फिर से शुरू कर दिया था। तो 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन? वो भी हुआ 1932 के आखिर में, लेकिन तब तक कांग्रेस का भरोसा बातचीत से कह सकते हैं उठ चुका था। उन्होंने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। ये बड़ी अजीब बात है। लॉर्ड विलिंगटन जो इस दमन चक्र को चला रहे थे, वो खुद 1915 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल हुए थे। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्लभ तथ्य है और जो लोग एसएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक एग्जाम अलर्ट है। मतलब वो कांग्रेस की ताकत को अंदर से देख चुके थे। बिल्कुल। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता वाले उस अधिवेशन में एक मेहमान के तौर पर वो मौजूद थे, लेकिन वाइसरॉय की कुर्सी पर बैठकर उनकी प्राथमिकता ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना थी, भारतीयों को अधिकार देना नहीं। और इसी असहमति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, कम्युनल अवार्ड। ये क्या था? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने इसकी घोषणा की। अच्छा। इसमें मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साथ साथ पहली बार, और ये बहुत जरूरी है, पहली बार दलितों को भी हिंदुओं से अलग मानकर एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया। ओह, मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुन सकते थे? जी, ये तो समाज को तोड़ने वाली बात थी। तो गांधी जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? वो तो उस समय जेल में थे, पर लगा दी। इसका असर हुआ होगा? जबरदस्त असर हुआ। पूरे देश पर एक दबाव बन गया। फिर मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने बी.आर. अम्बेडकर के साथ बातचीत शुरू की। और फिर पूना पैक्ट हुआ। हाँ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी और बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक विभाजन टल गया। जी, उस समय के लिए तो टल ही गया। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है कि 1934 में बिहार में जो भयंकर भूकंप आया था, वो भी लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में ही हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो कहते हैं आज भी हमारे संविधान की रीढ़ है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज था। इसकी सबसे खास बात थी प्रांतीय स्वायत्तता। मतलब इसने प्रांतों में चले आ रहे द्वैध शासन यानी डायरकी को खत्म कर दिया और अब प्रांतीय सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए। तो ये जो कहा जाता है कि ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, ये सच है? हाँ, ये परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कॉपी पेस्ट कहना सही नहीं होगा, लेकिन संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे संघीय व्यवस्था, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट की संरचना, ये सब विचार यहीं से लिए गए थे। समझ गया। तो विलिंगटन के बाद आए लॉर्ड लिन लिथगो, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। जी, और ये भी एक एग्जाम अलर्ट है कि उनका कार्यकाल किसी भी वाइसरॉय से सबसे लंबा था। और उनके आते ही भारत की राजनीति में चुनाव का दौर शुरू हुआ। हाँ, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए।
और नतीजे तो कांग्रेस के लिए जबरदस्त थे। बहुत जबरदस्त। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, लगभग हर जगह। तो इसने कांग्रेस को एक अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिल्कुल। लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में उन्हें बहुमत नहीं मिला और यहीं से भविष्य के बंटवारे की दरारें और गहरी होनी शुरू हुईं। लेकिन ये राजनीतिक सफलता ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। सही कहा। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ये तो प्रांतीय स्वायत्तता के वादे का सीधा उल्लंघन था। बिल्कुल। ये साफ हो गया कि असली ताकत अभी भी वाइसरॉय के ही हाथ में है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। और जब बात नहीं सुनी गई तो विरोध में सभी 8 प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हाँ, 1 मई 1939 को। ये तारीख भी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। उनका मानना था कि अंग्रेजों पर दबाव डालने का सही समय है। तो एक तरफ कांग्रेस सरकारें छोड़ रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को एक बड़ा मौका दिख रहा था। सही पकड़ा आपने। कांग्रेस के इस्तीफों को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और यहीं से पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। जी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और यहीं पर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी गई। ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा और इसे फजल उल हक ने प्रस्तुत किया। और यहाँ एक और गहरा तथ्य है जो आपको दूसरों से आगे रखेगा, और यही हम मिस्टर टीचर पर करने की कोशिश करते हैं। बताइए। इस प्रस्ताव का समर्थन किया था खलीकुज़्ज़मान ने। ये नाम अक्सर मुश्किल सवालों में आता है। समझ गया। तो अब लड़ाई का सबसे बड़ा आंदोलन आने वाला था, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, पर उससे पहले 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव आया, जो विफल रहा। फिर युद्ध का दबाव बढ़ा तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उसे भी तो खारिज कर दिया गया था। हाँ, कांग्रेस और लीग दोनों ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू और मौलाना आजाद थे। और इस नाकामी के बाद? इस नाकामी के बाद गांधी जी को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों के भारत से जाने का वक्त आ गया है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और यहीं पर उन्होंने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया। जी, ये एक तरह से अंतिम आवाहन था। और यहाँ एक और दुखद घटना को याद रखना जरूरी है कि 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। ये भी इसी दौर की बात है। लिनलिथगो के बाद आए लॉर्ड वेविल। उनके सामने सुलह की एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। उन्होंने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी भी शिमला में मौजूद थे, पर वो बैठक में नहीं बैठे। लेकिन ये सम्मेलन भी विफल हो गया। इस बार क्या हुआ? इस बार बात जिन्ना की जिद पर आकर अटक गई। वो चाहते थे कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, उनका चयन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस इसके लिए कैसे तैयार होती? वही तो, कांग्रेस खुद को पूरे भारत की पार्टी मानती थी। इस वजह से 14 जुलाई 1945 को वेविल ने सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। तो इस विफलता ने विभाजन को लगभग तय कर दिया। हाँ, और इसी बीच ब्रिटेन में सत्ता बदल गई, लेबर पार्टी जीत गई और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत के आजादी के पक्ष में थे। तो फिर भारत में दोबारा चुनाव हुए 1945-46 में। जी, और इन चुनावों के नतीजों ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% मत मिले, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटें जीत ली। इसने जिन्ना के इस दावे पर मुहर लगा दी कि वही भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ था? वहां तो किसी को बहुमत नहीं मिला था। ये एक बेहतरीन एग्जाम अलर्ट है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। ये प्रांतीय राजनीति की जटिलता को दिखाता है। तो अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और फिर प्रधानमंत्री एटली की वो ऐतिहासिक घोषणा हुई। जी, 20 फरवरी 1947 को
एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। ये डेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आए भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। हाँ, मार्च 1947 में माउंटबैटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन शामिल था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ, जो 18 जुलाई को पास भी हो गया। सिर्फ 14 दिनों में। जी, इसी विधेयक ने भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। और फिर आया वो दिन जिसका सदियों से इंतजार था, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ही बने। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये एक बहुत ही खास तथ्य है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एकमात्र भारतीय जो इस पद पर आसीन हुए। जी हाँ, ये दोनों नाम एक ब्रिटिश और एक भारतीय सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये थी 1931 से 1947 तक की कहानी, निराशा, संघर्ष और अंत में आज़ादी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और तारीखें याद हो गई होंगी। बिल्कुल। और यही तो मिस्टर टीचर का उद्देश्य है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।